दोस्तों नमस्कार। चर्चा चाय पर स्थान प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली। हम बैठे हैं नेपाल हिंदुस्तान पुनर्स्थापना मंच के चेयरपर्सन इंटरनेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल जी के। उनके साथ ही हैं तुलसी डकाल साहब जो इस मंच के प्रदेश के अध्यक्ष हैं दिल्ली। चलते हैं डॉक्टर बराल के पास। कुछ प्रश्न हैं जो हर नेपाली, चाहे वो भारत में रह रहा है या दुनिया के किसी कोने में रह रहा है, उसका मन जल रहा है, मन दुखी है। और ये सैडनेस इस वजह से है कि नेपाल सरकार फिरका परस्त ताकतों के आगे तकरीबन घुटने टेक चुकी है। जैसा कि इसके पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई जिसमें 50 से ज़्यादा पत्रकारों ने शिरकत किया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सोशल मीडिया के भाई बंधु ने शिरकत किया। बहुत सारे प्रश्न हुए। उस प्रश्न के बाद कुछ निष्कर्ष वाले प्रश्न ये हैं जो हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। संभवतः पहली बार आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रश्न करता हूं डॉक्टर बराल से। बराल साहब, नेपाल जल रहा है, एक प्रॉक्सी वॉर की स्थिति हो गई है। यह स्थिति धर्मांतरण के नाम पर है। वहाँ धर्मांतरण की आग इस कदर लग चुकी है कि जो राष्ट्रीय आइडेंटिफिकेशन पत्र होता है उस पर भी धर्मांतरण को एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये क्या राष्ट्र के लिए घातक है? किस नज़रिए से आप देखते हैं? नमस्ते। ऐसा है, मैं आपका जो प्रश्न का ये सर सीधी जवाब है, खरी जवाब है। सीधी और खरी जवाब में ये है, चाइना ने अभी थोड़ा समय पहले चाइना में आप देखिए ये संस्कृत में रिवोल्यूशन हुआ था। उसके बाद में संस्कृति, हेरिटेज और अपना परंपरा, सांस्कृतिक रीति रिवाज सबको हटा दिया गया है, वो सारे ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद में चाइना ने अपना एक मॉडल अपनाया, विकास करें और बाकी सब पुराना जितना भी यहाँ सदियों से चलते आ रहा है सबको ख़त्म करें। उसी सेम मैनर और लाइन और उसके डायरेक्शन और उनके सुझाव और उनके इंस्ट्रक्शन के तौर पर नेपाल एक कम्युनिस्ट पार्टी है जिसने माओइस्ट बोलता है लेड बाय प्रचंडा, लेड बाय केपी ओली, और दोनों की सरकार है। तो दोनों की सरकार में वही मॉडल में क्यों नेपाल को भी हम पहचान को ख़त्म करें, रीति रिवाज को ख़त्म कर दें। इसीलिए ये नेशनल आइडेंटिटी बोलकर एक स्कीम लेके आए। एक स्कीम है, एक प्रोजेक्ट है। ये कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये आइडेंटिटी नहीं चाहिए जनता को। आइडेंटिटी ऑलरेडी है। देखिए, आइडेंटिटी आपका जो बैंक में काम करता है, बैंक का आइडेंटिटी है, नागरिकता है, तो डबल आइडेंटिटी है। और चुनाव आयोग का आइडेंटिटी भी है, इलेक्शन कार्ड भी है। और उसके बावजूद आपका जो कर्मचारी है मंत्रालय में, उनका मंत्रालय का आईडी कार्ड भी है, नागरिकता भी है, डबल नागरिकता है। उसके बाद आपका शिक्षा, जितना शिक्षा विभाग है उसमें शिक्षा का आईडेंटिटी कार्ड है। जो न्यायालय में काम करता है उनका न्यायालय का आईडी कार्ड है। नगर पालिका में काम करता है सब विभिन्न 54 सेक्टर, जो 54 विभाग है, सब विभाग से उनको अपना अपना आईडी कार्ड मिलता है। इन एडिशन पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वो एडिशनल सब्सिट्यूट आइडेंटिटी कार्ड में आप मान सकते हैं। तो इतना आइडेंटिटी होने का बावजूद भी राष्ट्रीय परिचय पत्र लाया, ओके, स्कीम है एक। और उसमें इसमें कंडीशन लिखा जा रहा है, आप नेशनलिज्म, आप राष्ट्रीयता का टोपी नहीं पहन सकते हो और नेपाली पोशाक नहीं पहन सकते हो राष्ट्रीय परिचय पत्र में। देख लीजिए, चाइना का मॉडल यहाँ आ गया, सरासर दिखाई दे रहा है। चाइना का मॉडल चल रहा है। ये नहीं कि चाइना का मॉडल नहीं है, डिजाइन नहीं है, तो वो नकार नहीं कर सकता है, नकारा ही नहीं सकता। और उसके बाद में इसका देते देते आज इन्होंने क्या किया, महिला जो देवी है, जो चूड़ी कब तोड़ा जाता है जब पति का देहांत होता है, और सिंदूर कब मिटाया जाता है जब पति का देहांत होता है, और जो साड़ी कब फुलाया जाता है पति का जाता है सफ़ेद करा जाता है। तो उस स्थिति में अभी जिंदा रहते पति भी जिंदा है, पत्नी भी जिंदा है। उस स्थिति में राष्ट्रीय परिचय पत्र के तहत जब फोटो आइडेंटिटी करेगा, ये सारा खोलना पड़ेगा। देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र। इसका मतलब चाइना का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सजेशंस है, एडवाइजरी है और इंस्ट्रक्शन है, डायरेक्शन है।
ये समझा जा रहा है सीधा डायरेक्ट तौर पर। अब तीसरा नंबर में अब आइए, ठीक है, ये 3 तो हो गया। और चौथा नंबर में आप आइए, धर्म परिवर्तन, ये तो डायरेक्ट खत्म है। और चौथे नंबर में ओम शब्द को कैबिनेट में पास करवा के ओम शब्द हटा दिया गया है। जहाँ भी सनातन संस्कृत परिवार में ओम नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा, सारे खत्म है। मतलब एक किस्म से पाव तोड़ते जा रहा है। और पाँचों में आइए, देखिए ओम शब्द हटा दिया गया, इस तरीके से आइडेंटिटी का पश्चिम इस तरीके के षड्यंत्र के तहत अत्याचार हो रहा है। और उसके बाद में आपको जो तरीका से इन लोग ने आगे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, लोभ, धन और बल, लालच में, गरीब किताब को अंदर में जीसस का ये रखा जा रहा है और वो पढ़ाया जा रहा है, ये पढ़ो तुमको 1 साल का फी फ्री। इस तरीका का डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, चाहे क्या एजुकेशन के जरिए, चाहे राशन के जरिए, चाहे जिसकी कपड़ा के जरिए, मतलब जो देता है। कोई आई ड्रॉप के जरिए, आई ड्रॉप को लेके जाता है, बोलता है यीशु का पानी है, देखो यीशु का पानी लगा दो तुम्हारा आँख सफा ठीक हो गया। इस तरीका का मतलब डायरेक्ट धर्म का ऊपर हस्तक्षेप करके धर्म को परिवर्तन करा रहा है, धर्म को शोषण किया जा रहा है। और धर्म को लेके ये लोग सीधा खत्म करने का साजिश में नेपाल सरकार तुला हुआ है। ये सबसे बड़ा चुनौती है आज के दिन में। नहीं तो नेपाल हिंदू राष्ट्र लाओ नेपाल बचाओ, इसीलिए मेरा है कि हिंदू राष्ट्र नहीं रहेगा तो नेपाल नाम रह जाएगा, इसीलिए नेपाल बचाओ का मतलब हिंदू राष्ट्र लाओ। भारत और नेपाल के मध्य सदियों से रोटी और बेटी का संबंध रहा है। जिस तरह से नेपाल कैबिनेट, ये स्थायी कैबिनेट है, वो फैसले ले रही है, जैसा कि आपने कहा चाइना प्रो गवर्नमेंट है, जबकि आलू, अनाज, चीनी, पेट्रोल, जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं वो भारत से सप्लाई की जाती है। तो जिस तरह से उसकी तिरिया चरित्र में, कैरेक्टर में बदलाव आया है, उससे भारत और नेपाल के मध्य क्या खटास आने की संभावनाएं हैं। आपने कहा चाइना प्रो है, क्या आपके पास कोई तथ्य हैं, कोई सबूत है, कोई कैबिनेट नोट है कि उन्होंने उनसे कुछ लेन देन किया और इस तरह की फिरकापरस्त ताकतों को? ऐसा है। अब मुक्तिनाथ के पास एक दामोदर कुंड है, हम आइए आप इस क्षेत्र में, उसका पास में 11 गांव है। दामोदर कुंड को 11 गांव ही इनको चाइना को दे दिया। तो चाइना को देने के पहले तथ्य क्या है, देखिए 4/11/2017 में ये लोग ने चाइना को हैंडओवर कर दिया। तो 3/11/2017 में प्रधानमंत्री चाइना का एम्बेसडर के साथ जाके मिलता है काठमांडू में, उसके पास जाता है, एक प्रधानमंत्री होके वहाँ चल के जाता है, ना कि प्रधानमंत्री के साथ उसको बुलाता है। अब देख लीजिए, तथ्य देख लीजिए, हमें आप समझ लीजिए, सोचने का विषय बना हुआ है और ये गौर करने का विषय बना हुआ है और छलफल का विषय बना हुआ है। तो उसके बाद में वहाँ वो 2 घंटा बैठता है, चाय पीता है, भोजन करता है, रात को 9 बजे वो वापस आता है, अपना घर में जाता है। उसके बाद में दूसरा दिन सुबह बोलता है कि ये तो चाइना में पड़ता है, इसको दे दो, एग्रीमेंट कर दे। ये क्या है? तो इससे आप सीधा समझ लीजिए कि ये इनका साथ डील हुआ है। बिना डील का तो ये लोग एक भी कॉलम साइन नहीं करेगा। बाप मरने से तो पैसा लेने वाला है ये सरकार, तो अभी उसको ऐसे छोड़ देगा तो ये नामुमकिन बात है, ये विश्वास करने भी नहीं सकता है। इसलिए पैसा लेन देन हुआ है, उसके बाद में छोड़ा हुआ है। उसी तरीके से आज देखिए भारत के जहाँ बात आपने पूछा, 75% टोटल बजट ऑफ नेपाल का 75% बजट भारत में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सारे चीज़ यहाँ से जाता है। आपका कहना सही है। हम फिंगर टिप में देखता है पैसा कहाँ गया, कितना पैसा नेपाल का बजट है और कितना पैसा कहाँ जाता है, वो हमको फिंगर टिप में मालूम है। तो टोटल 75% बजट नेपाल का, टोटल बजट से 75% बजट भारत में आता है, क्योंकि यहाँ से सब चीज़ नेपाल जाता है। एक 2 नंबर में आइए, नेपाल, भारत ने अभी हस्तक्षेप करने के लिए कोशिश कर, भारत का भी आपने बहुत मसला है, उलझा हुआ है चाइना का साथ। वो उसको लेते हुए नेपाल को कंधा में लेके अगर भारत आगे बढ़ता है तो इनका और एक समस्या, इधर अपना भी समस्या साथ में है। ये दो समस्या है भारत को। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत अगर चाइना के साथ नेपाल को साथ देके आगे आता है तो वो अपना भी समस्या उनका साथ चाइना छेड़ेगा। इसीलिए भारत ने एक ऐसा काम किया था कि कोई मध्यस्थता ऐसा कुछ करे, तो उसका लिए MCC, मोदी जी का ही इंस्ट्रक्शन में MCC आया था कि जाके हम लोग विरोध थे।
उसके बाद में ये बाद में पता चला, अब इसके जो एमसीसी आ गए, जो अमेरिका इतना सागा नहीं है। अमेरिका आपके साथ खाएगा, आपके साथ रहेगा, आपका घर में रहेगा, आपको बेच देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। दिस इज द अमेरिका। ये लेकिन आज कुछ में जैसे मोदी जी ने बाराक ओबामा का मिसेस को 1 करोड़ का शादी 3 करोड़ का साड़ी दिया था, बनारसी साड़ी वहाँ में, तो शाम रात भर वहाँ था। हम लोग इस तरीके से देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में, प्लेटफॉर्म में। तो उसके बाद में वो रात भर उनके साथ था, वो एकदम खुश, ओके हाउ डू मोदी, ये मोदी बोला। जैसे मोदी अमेरिका से निकल के दिल्ली प्रस्थान हुआ, 5 मिनट बाद पाकिस्तान के लिए 50,000 करोड़ अरब डॉलर दे दिया, हथियार खरीद लो। अब देखिए पाकिस्तान को हथियार खरीदाना मतलब सीधा भारत को अटैक कराना, इनडायरेक्ट। तो इस तरीके का दोगला चाल अमेरिका चल रहा था। ये समझने का विषय है, छलफल का विषय है, चिंतन का विषय है। और इसको एमसीसी नेपाल में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि एमसीसी से पूरा सारे सपने खत्म हो जाएगा, पूरा घिसड़ हो जाएंगे। और 25% जो रेवेन्यू है, बर्तन मिल धो के कौन कमा के वो रेमिटेंस करता है देश में, वो पैसा का 25% जो रेवेन्यू आता है, वो 25 टोटल रेवेन्यू से 25% अमेरिका का एमसीसी को मिलेगा। हम क्यों दे पैसा एक एनजीओ को? अमेरिका का एमसीसी जो है एक 1860 के एनजीओ है। तो एनजीओ के तहत अगर हम इतना ये रेवेन्यू बना के उसको पार्टनर बनाते हैं, तो ये कितनी बड़ी समस्या और दुर्भाग्य है देश के लिए। वो मुद्दा को भी हटाने का है, उसको अमेंडमेंट करने का है, और देश के लिए, देश का हित में फैसला करने का है। इसलिए हमने जब जो बाइडेन को बोला था, मिस्टर जो बाइडेन, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, दे नेपाल politicians, they don't have mind to examine the proposal which is submitted to you, and accordingly you are requested to drop the MCC, and you don't criticize to Nepal politicians because they don't have mind to examine the proposal which is submitted by them, by you people। बोलने के टाइम में जो बाइडेन का एक लिखित रिटर्न मेरा पास है, ऑफिस में है, उसने ये बोला था कि मिस्टर बराल, आई एम नॉट इंटरेस्टेड अबाउट द MCC बट योर लीडर्स आर इंटरेस्टेड, बोल के मुझे एक लाइन में उसे सारे खत्म किया। बट चिंता वाले तथ्य ये हैं कि नेपाल सरकार को गवर्न करने में हिंदू जो नेपाली हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन चूंकि अब वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, वहाँ पे फिरकाप्रस्त ताकतों का बोलबाला हो रहा है, वो खुलकर सपोर्ट में क्यों नहीं आ रही हैं? आप, मुझे ऐसा लगता है पिछले 30 डेज़ में आपने 100 से ज़्यादा जगहों पर आपने आंदोलन किया, लोगों से मिले, एडवोकेसी कर रहे हैं, और अकेले कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। क्या वजहें हैं? ऐसा है, अब नेपाल में 2 चीज़ से नेपाल का जनता को बिगाड़ चुका है। ये लोग ने क्या करता है, वोट दो मैं हिंदू राष्ट्र लिखूंगा, हिंदू के साथ जाते ये बोलते हैं। और जिसने धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, वोट दो, तुम लोग का अभी आने 5 साल में हम पूरा तुम लोग का ईसाई बना देंगे, धर्म परिवर्तन करके हिंदू को भी ईसाई में लाएंगे, ये बोलते हैं। 3 नंबर बोलते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ राशन देते हैं, कि गरीबता का भी एक मजबूरियाँ है उनका, मैंने जो देखा है। इस तरीके से वो लोग धर्म परिवर्तन करा रहा है, और वो लोग झूठ बोल के तथ्य को आगे नहीं लेता, जनता का आगे एक बोलता है, काम एक करता है, वो एक मुद्दा बना हुआ है। और मैं अकेला जाने, मैंने देख लिया कि जनता में 1 महीना नेपाल में बैठो, सारे जनता मेरे साथ आएगा, ये दिन देर नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट में भी मैं, देखिए मैं वहाँ का नहीं हूँ, ओरिजिनली मैं वहीं नॉर्थ ईस्ट में ही तो नहीं हूँ। आज सारे सांसद मेरे बिना क्यों नहीं चलते? क्योंकि सत्यता, ईमानदारीता और ऑनेस्टी और आपका हार्ड वर्किंग, ये चीज़ काम करता है। और मैं सत्य बोलना आपका ये लाभदायक है, और आप सत्यता में रहना आपका वो फायदा है, और ईमानदारी के साथ काम करना है, जो काम दिया उसको फुलफिल करना है। तो आज वहाँ में नेपाल में जनता, अभी मैं 1 महीना वहाँ में जो भी गया, मैंने आज आपको एक दावा का साथ करना चाहता हूँ कि मैं अगर 1-1.5 महीना बैठ गया तो सारे जनता मेरे साथ आएंगे। ये नहीं आएंगे, क्योंकि मैं काम करने के लिए बोलता हूँ। मैं नहीं बोलता हूँ कि मेरे को वोट दो, मेरे को कल काम मैं करूँगा। अभी नेपाल का मॉडल चेंज करने का जरूरी है, आवश्यकता है। मैं काम करता हूँ, आओ अभी मॉडल चेंज करें। नहीं, मैं काम करूँ, वोट दो, काम करूँगा नहीं, मैं ये क्या हूँ, अब क्या करना है आप लोग बोलो। ये मॉडल हमारे चाहते हैं हम। आपका कैंपेन यूनिवर्सल है, हाँ, और वहाँ नेपाली समुदाय की विचारधाराएं लगभग अलग अलग हैं, है। तो एक मंच पर कैसे लाओगे? ऐसा है, आपका सोशल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट क्या कहता है? सोशल, देखिए टेक्नोक्रेट्स का हिसाब से और स्पेशल डिजाइन एंड प्लानिंग के हिसाब से, और जो हमारा जो डिजाइन एंड स्टेटस है उसके हिसाब से क्या करता है, देखिए
10% तो वेस्टेज जाता है। हम लोग एस्टीमेट बनाता भी 10% हो जाए। आप 50 के जी सीमेंट ले जाते हैं तो फेंकने में, उठाने में, दबाने में 5 के जी फायदा उड़ जाता है। 45 के जी ही आप काम कर पाते हैं। उसी तरीक़ा से हम क्या जानते हैं कि आज टोटल 3 करोड़ जनता है, 3 करोड़ में 31 लाख जनता चला गया मान लीजिए, तो 10% 30 लाख चला गया, तो हम 2 करोड़ 70 लाख जनता तो हमारे पास रहेगा। तो 2 करोड़ 70 लाख जनता को मैंने आओ मेरे को वोट दो नहीं बोलना है, मैंने बोलना है भाई ये काम करना है, आओ साथ दो, साथ में काम करते हैं। अगर मैं कल मेरा जो मिशन है, हमारा मिशन बाय विजन, वनसार जीरो और 1 करोड़ आदमी को नौकरी लगाना है, पैरेलल सरकार चलाना है, स्थानीय सरकार है, हमको गवर्नमेंट के साथ जाना कोई आवश्यकता नहीं। स्थानीय सरकार काउंसिल है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में काउंसिल है, वो अपना सरकार चलाता है, ऊपर सरकार का इतना महत्व नहीं है वहाँ। तो ऐसे मैं नेपाल में चाहता हूँ कि काउंसिल सरकार बनाए। 14 अंचल है, 14 अंचल में 14 काउंसिल बनेगा। 14 काउंसिल अपना रेवेन्यू लाएंगे, हम अपना ये करेंगे, अपना उठाओ अपना करो, और मंत्री खाली 2 रहेगा, ऊपर से मॉनिटरिंग करेगा भाई क्या कर रहा है चलो, और उनको फुल पावर देगा। वो 30 हज़ार रुपये तनख्वाह दो, उनको काम मंत्री बना दो, छोटा छोटा जिला का मंत्री, जिला मंत्री। तो उस तरीके से उस लेवल में हम उस डिजाइन में जाएंगे। वो प्लान, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का टोपोग्राफी और नेपाल का टोपोग्राफी मिलता है, ज्योग्राफिकल भी मिलता है, इधर भी हिली एरिया है, उधर भी हिली एरिया है। और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो नेपाल में 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो इसीलिए वो इस तरीके से काउंसिल बनाए, काउंसिल में जाके हम बाइफरकेट करें, और काउंसिल को डेविएशन करके हम काउंसिल के जरिए रेवेन्यू को अपना, प्रोडक्शन भी अपना, सेल्स अपना, सब कुछ अपना, तुम सर्वा और मॉनिटरिंग खाली ऊपर से करो, डिजाइन ऊपर से करो, प्लानिंग ऊपर से करो। खाली एक आदमी का ज़रूरत है, तो उसके बाद में हम उसको पैसा भी मेरे पास आया, नौकरी भी काउंसिल में पूरे काउंसिल, तो सरकार का जरूरत नहीं है हमको, काउंसिल के जरिए नौकरी लगाएंगे हम, काउंसिल के जरिए हम नौकरी कर देंगे और वनसार जीरो कर देंगे। तो जनता को अब उसके बाद में हम पूछेंगे भाई अब क्या करना है। मेरा ये मिशन था, मैंने इतना किया, आप लोग बताइए। दुनिया के पटल में नेपाल की स्थिति एक छोटे से देश के रूप में की जाती है। बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्याएं हैं। इन सब के बावजूद जो मौजूदा सरकार है, नेपाल की सरकार है, 400% जीएसटी टैक्स लगा दिया। मुझे लगता है कि जो सबसे गरीब देश है, जो जिसके अपने कोई फर्टिलाइजेशन के कोई सेंटर, एग्रीकल्चर की कोई स्थिति वजूद कम है, नदियाँ भी सूखी हुई हैं, बहुत पोल्यूशन का लेवल सबसे ज़्यादा है, विदेश की कंपनियां वहाँ की जनता की वजहों से, वहाँ सरकार की अस्थिरता की वजह से वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं। ये विषम परिस्थितियों में आप नेपाल का भविष्य किस नज़रिए से देखते हैं? इसे नेपाल का भविष्य अगर इसी हिसाब से जाएगा तो ये 10 साल का नेपाल का भविष्य एंड है, या हम आज घोषित करते हैं, एफिडेविट देके घोषित करना चाहता हूँ। 10 साल में नेपाल का भविष्य जीरो है और नेपाल नहीं रहेगा। कि कैसे नहीं रहेगा? नेपाल एक इंटरनेशनल का फुटबॉल ग्राउंड का प्लेटफॉर्म बन चुका है। देखिए, तो अमेरिका आया, एमसीसी बिल लेके घुस गया, और 25% जो पैसा हो ना हो, रेवेन्यू हो ना हो, लेना ही पड़ेगा उसको वो कंडीशन में। और उसके बाद चाइना 11 गांव खरीद चुका है, और बाकी भी वो आने का स्थिति में है। और चाइना का प्रो इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, सजेशन, एडवाइजिंग में ये कम्युनिस्ट पार्टी का, कम्युनिस्ट लोग भी काम कर रहे हैं। और 3 नंबर, अभी हम इसमें देख रहे हैं कि इस तरीके से ये हो तो हम रशिया को क्यों नहीं घुसाएं? रशिया को क्यों नहीं घुसाएं? पुतिन राजा भाई तुम आओ, तुम अमेरिका से तुम अच्छे हो। हम उसमें भी उस नजरिए से मैं देख रहे, एक दिन मैंने पत्र लिखा था, मैं आपको दिखाऊंगा पुतिन को। उसने पुतिन ने मेरे को बोला ओके यू कम वन डे टू रशिया, विल डिस्कस ऑन द मैटर विद ये वो मैं अभी सार्वजनिक कर दूँ, डाल में सारे चीज़ मेरा फेसबुक में, मैंने क्या करके आया, कितना संपत्ति है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अभी मेरा जो लड़ाई चल रहा है जमीन का वो भी वहाँ डाला हुआ है। तो मैंने कोई चीज़ छिपाया नहीं। नेपाल की चुनौतियाँ क्या हैं आपकी नज़र से? मेरा नेपाल का निदान क्या है? नहीं, नेपाल की चुनौतियाँ ये है, नेपाल को अभी टेकअप करना पड़ेगा। जब तक टेकअप नहीं करेंगे तो नेपाल 10 साल में नहीं रहेगा। वही टेकअप करने के लिए मैंने आगे आया हूँ, और टेकअप करने के लिए मैं यही आग्रह कर रहा हूँ कि सब सारे विश्व का हिंदुत्व को एक हो जाओ और मुझे समर्थन किया जाए, हमारा मंच को समर्थन करें, ताकि हम नेपाल को टेकअप करें। नेपाल को टेकअप करने के बाद में जितना यहाँ गलतियाँ हैं, जितना इन लोग ने कुछ किया है, इसको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, डिप्लोमेटिक डायलॉग करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ को चेंज करना पड़ेगा, और अंतर्राष्ट्रीय का प्लेटफॉर्म जो फुटबॉल ग्राउंड बनाया है वो फुटबॉल ग्राउंड को एकदम पूरा साफ करना पड़ेगा। उसके बाद में हम
उस नेपाल को चुनौतियों के साथ आगे बढ़ाएंगे और भंसार जीरो कराएंगे और एम से, और 1 साल में 19 लाख युवा बाहर जाना मतलब नेपाल खत्म। आप इस नजरिए से देखिए, आप वो 19 लाख ऑफ यूथ ऑफ द कंट्री, और कितना पैदा हो रहा है। अब देखिए, हम इस खाली एक नज़र से नहीं देखते, हम 3 नज़र से देखता है। एक नज़र मेरा बर्थ रेट क्या है, पैदा कितना हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं और कितने बाहर जा रहे हैं। 3 हिसाब से मैं देखता हूँ तो नेपाल में ओनली 5% बच रहा है। अब देख लीजिए, और जो अभी टोटल पॉपुलेशन है 3 करोड़, आप सुन लीजिए, और एक ले लूँगा 1 मिनट, उसमें से 42 लाख मधेश में जो है वो आउटसाइडर का माइग्रेटेड सिटीजन है। सुन लीजिए, वो नेपाली नहीं है, माइग्रेटेड सिटीजन है, नेपाली बोलने भी नहीं जानता है। तो उस तरीका से है। और 3 करोड़ में 2 करोड़ 64 लाख है, 3 करोड़ नहीं है। 2 करोड़ 64 लाख में 42 लाख आप माइनस कर दिए, 2 करोड़ 20 लाख बच गया। 2 करोड़ 20 लाख में चाइनीज है 77,000। 77,000 आप देख लो, अभी हम आपको तथ्य ला के दिए। उसके बाद में अमेरिकन है 51,000, 51,000। उसके बाद में आपका कोरिया है, कोरिया ये पास्तर बना एकनाथ ढकाल, उसने लेके आया, उसका बीबी कोरियन है तो उसने लेके आया, तो उसका बाद में उसका 2200 है। तो ये सारे तथ्यांक लेके मैं जब चला हूँ, मूल नेपाली वहाँ में ओनली 1,80,000 है, वो भी बूढ़ा बूढ़ी। अब बच्चा तो कहाँ है वो पता ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर यूथ बाहर जाए, बाहर का माइग्रेट हो जाए, और उसके बाद में नेपाल का बूढ़ा बूढ़ी मरने के बाद में वो सत्यानाश हो जाए, और हिंदू राष्ट्र का नाम तो भूल जाइए, पहचान राष्ट्रीय आइडेंटिटी कार्ड इस तरीके से तुम सिंदूर पूछो, ये पूछो, तो नेपाल का भविष्य बहुत अंधारा में है, डार्क में है। इसलिए मैं भारत को आग्रह करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री आए, आगे सरकार डिस्कस हल करेगी ये, और ससुर का देश है कहाँ वो पता है, वो नाम ही मिल जाएगा। इसीलिए हमने इस तरीके से भारत सरकार हमें समर्थन दे। महंगाई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो नंबर 1 में नेपाल है। और नेपाल में इस नेपाली का माइंडेड कैसा है, गांव वाले हैं 1 मिनट में डिसीजन लेता है। आप कुछ बोलोगे, हाँ यस मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ, हो गया। ढकाल साहब, आप दिल्ली से क्या चाहते हैं? हम दिल्ली से यही चाहते हैं, अब भारत की राजधानी दिल्ली है, हम भी यही चाहते हैं कि अब नेपाल में हालात खराब हो चुके हैं, ये धर्म परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तो इसको रोका जाए। तो हम यहीं बैठ कर के हम अपने जितने नेपाली भाई हैं उनको भी हम आग्रह करना चाहते हैं कि कुछ समझो, पहले क्या था अब क्या हो रहा है, और ये राजनीति के बारे में समझना पड़ेगा, ये धर्म परिवर्तन रुकाना पड़ेगा। और हमारा यहाँ भारत राजधानी से हमारे अंतर्राष्ट्रीय इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर कृष्णपराल जी बैठे हुए हैं, इनके नेतृत्व में नेपाल में हिंदू राष्ट्र लाना है। तो इस पहल में हम यहाँ से काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि अब यहाँ भी सरकार हमारे को थोड़ा सहयोग करें, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी हो गए, हमारे थे सबने थोड़ा सा सपोर्ट अगर नेपाल के साथ कर दिया जाए, वार्ता होए, तो ये विश्व में हिंदू पहले को स्वतंत्र देश था, जो आज इसको गणतंत्र बना दिया गया है, तो ये क्यों बनाया गया है? तो इसके विषय में ये विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, आज इसको भी गणतंत्र करके इन्होंने इसको करा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ से पहल करेंगे और हम जल्द से जल्द नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषणा करें। लास्ट क्वेश्चन और हम समाप्त करते हैं, सब थक चुके हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन एक प्रश्न है कि नेपाल ब्रिंग्स एज ए हिंदू कंट्री व्हेन? नेपाल ब्रिंग्स एज ए हिंदू कंट्री व्हेन? हाँ, इसमें द थिंग इज दैट सी now we have started this program. When we will go for that, first of all we have to study relevance of the study. What is the relevance of the study of the Nepal? क्या है उसका relevance study? After that, who will be the respondent of that study? Who will be the respondent? Who will be the beneficiaries? That we have to find out. After that, and we have to tools. What will be the tools and plan you will be utilized during the time of research and study? That we have to find out. After that, compilations and modalities, what will be there? So that already respondents will be the Hindu general public. Respondent will be the Hindu general public. Tools and plans will be designed according to the mandate of the Hinduism. How many Hinduism peoples are supporting us, that will be the mandate. And on the basis of mandate, we have to design and tools and plan how we will go ahead. And number 3, after that, relevance of the study, what are the studies relevance we have found, how they have diverting the religion, how they are bringing back
to the public in their support, in which way? And number three, how they are confusing to the general public. They are not convincing. Instead of convincing, they are confusing. That's why they are confused and change the conversion the religion. So these things we are already compiled. That is over now. In this decade, it has been over. Now and number two, you come in the field implementation. Now field implementations, I am already started the field implementation since last month. So I have visited Janakpur, Bara, and all these things, Chiton, Pokhara, Bhairava, Sengja, all I have gone. So in that according to my field observations and field output and what I have seen, that peoples are there still, and they have asked me lot of questions. क्यों हिंदू का जरूरत है, आप हिंदू में क्यों लागे हो, सनातन है, सनातन का क्या है? So all these things that I have given reply properly, they are happy because I have given proper reply. So now I am thinking, they are telling me, you come stay Nepal, we are with you. That's already they have committed. That's why I have to go to Nepal. Some my personal works are in Gujarat, which are there. After that, I will be moving for that, and after that, I will collect all the general public and I will start the movement. Movement I have to start in the sense from the border with the 0% of Bhansar. That is the already Yogi Adityanath ji has told me that day. He said, "अरे ठीक है, जाओ तुम मिस्टर जीरो करने के लिए तो एक कमीशन करो. I am there to help out this and that." So थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारी टॉक्स हुई हैं वो बहुत ही दिल को छूने वाली थी। ये तय है कि जिस तरह से किसी सदी में भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अवतरण लिया था और राम वन गमन गए थे और उन्होंने आतताइयों को नाश किया था। जैसे हम बात करते हैं हिंदू संस्कृति के संरक्षण संवर्धन की, हाँ ये समय आ गया है। हो सकता है ये आज के कृष्ण हों और जो कल के लिए जो सोच रहे हैं नेपाल, कल की और कल के लिए जो सोच रहे हैं नेपाली जनता के सर्वांगीण विकास को और उनको सृजनता प्रदान करने के लिए उन्होंने कहा कि एक मैकेनिज्म ज़रूरी है कि वहाँ की स्टेटस क्या है, इस समय लीकेजेस कहाँ पर हैं, कैसे पर्यावरण को बचाया जाए, कैसे वहाँ पे स्टेबिलिटी लाई जाए, कैसे पलायन को रोका जाए, कैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए। इन सारे मुद्दों पर बात की। धर्मांतरण की जो प्रक्रिया है, जो आग की तरह वहाँ एक वायरस की तरह कोविड-19 आया था, आपको याद होगा, ये भी एक वैश्विक महामारी के रूप में जो धर्मांतरण वहाँ तेज़ी से बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। अब तो खुले मंच पर सरकार भी सपोर्ट कर रही है। ऐसे में ये कृष्ण के रूप में अर्जुन ही हो सकते हैं। मैं इनके आगे भविष्य की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। माय सेल्फ ज्ञान प्रकाश।